हेलो। हम्म। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा संविधान बना है उसके ऊपर जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे कि एक बात है ना कि इतिहास आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, या इतिहास से आप क्या सीखते हो, या इतिहास खुद को दोहराता है, या इतिहास से आप क्या सीखते हो। ये इतिहास से सीख कर हमने अपने इन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन्हीं ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे सीख कर हम हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो संविधान सभा में हमारे लोग बैठे थे, उन्होंने जो सीखा और उन्होंने उसे अपने अंदर अक्षुण्ण किया, है ना। पहले इसमें बोल रखा है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आई, है ना, जिसे 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर दिया और उन्हें विस्तृत अधिकार प्राप्त किए। और जो कंपनी व्यापारिक कंपनी थी 1765 में, वो कंपनी जब उसने पलासी का युद्ध जीता और उसने दीवानी और तुम्हारा उड़ीसा, बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी ली, तो वो कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बनना शुरू हो गई। अब ये क्वेश्चन मैटर करता है कि इसको आप जब इतिहास में ये पूछते हैं हमसे, या पूछेंगे कि क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे देशों के मुकाबले, या दूसरे देशों की कंपनी के मुकाबले, या फ्रांस के मुकाबले, या पुर्तगाल के मुकाबले, या तुम्हारा डच के मुकाबले क्यों भारत में सफल हुई, या क्यों भारत को जीतने में सबसे बड़ी भूमिका। क्योंकि वो क्षेत्रीय शक्ति बनने लग गए थे। वो जो कंपनी थी, फ्रांस कंपनी या दूसरी कंपनी, वो क्षेत्रीय शक्ति नहीं बन पाए थे। वो अभी भी विदेशी कंपनी थे। उनके पास उनके युद्धों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई राज्य नहीं था। पर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कोई विदेशी कंपनी नहीं रह गई थी, वो क्षेत्रीय शक्ति बन गई थी। और मैं बताऊं, और हम जो ये बात बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को जीता और ये जीता, नहीं, हमें बोलना चाहिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा ने मराठाओं को जीता, पंजाब को जीता, एंड देन तुम्हारा राजपूतों को जीता, और आपका हैदराबाद को जीता, अवध को जीता, इन सबको उन्होंने जीता। हमें ये बोलना चाहिए, क्योंकि वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी थी। और 1857 में जब हमारा सिपाही विद्रोह होता है, 1857 में, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से बोला गया है, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता की कोशिश की बड़े स्तर पर। उसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन था, जिसने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए थे, वो आगे आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से बोलता है टाटा बाय बाय, अब सारा राज हम करेंगे। अब 1765 में जब उन्होंने बिहार बंगाल उड़ीसा को जीता था, से 1947 तक कुछ ऐसी ही घटना हुई जिन्होंने हमारी सरकार, हमारे राजतंत्र, हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हमारे प्रभाव पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
अंग्रेज की ये बदौलत है, अंग्रेज़ों की बदौलत कि बेशक उन्होंने हमारे साथ, बेशक उनके लॉ रंग भेद से रंग रंग भेद या सॉरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेदभाव से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने भारत के अंदर पहली बार उन्होंने भारत के अंदर मॉडर्न लॉ जिससे पूरा यूरोप चल रहा था, उसको हमारे भारत के अंदर उसकी शुरुआत की। और 1800 और भारत को एक संविधान की ज़रूरत हुई, जिससे सबसे पहले एम एन रॉय ने मांगा था 1934 में, देन तुम्हारा कांग्रेस ने मांगा। भारत को एक संविधान की ज़रूरत हुई, इसके कारण भारत में संविधान बना, और भारत के संविधान में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटिश शासन से ग्रहण की। देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पहले हम पढ़ने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बात मैं बोल देता हूँ, किताब में नहीं लिखा हुआ, नियमित और नियंत्रण करने के लिए जो पहला कदम था वो तो ये था, पर पहली बार जो हस्तक्षेप हुआ था ना, वो 1767 में हुआ था। आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि जो वहाँ के लॉर्ड होंगे, जो लॉर्ड ब्रिटिश संसद में बैठे होंगे, जो अमीर लोग, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश संसद में बैठे होंगे, उन्हें कैसा लगता होगा कि यार ये कंपनी के पास अपना एरिया है राज करने के लिए, कि जहाँ पर इनके अपने लॉ चल रहे हैं। तो वो लोग इस बात को कैसे सहन कर लेते कि ये कंपनी स्वतंत्र रूप से वहाँ पर राज कर सकती है। तो इन्होंने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये याद दिलाया कि बेटे हमने आपको अधिकार दिए हैं, तब वहाँ पे गए हो आप ज़्यादा स्मार्ट ना बनो। तो 1773 में पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। बस बोल दिया, पहली बार इन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने को कहा, क्योंकि 1765 से पहले तो कंपनी के पास भाई कुछ था ही नहीं ना। जब इन्होंने 1757 में प्लासी जीता, या मतलब उससे पहले इनके पास इतना पैसा थोड़ी था कि जब पैसा आएगा तभी तो इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। जब पैसा आया तभी इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जब तक क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया। अब जो कंपनी थी वो वहाँ के लॉर्ड को ये लगने लग गया, जो वहाँ राजा बैठे थे, कि बेटे अब तो इनके पास अपनी ज़मीन आ गई, अपनी जागीर आ गई, अभी क्षेत्रीय पार्टी है, अब इन्हें करते हैं कंट्रोल। और इस कंपनी ने देखो, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, है ना। और देखो कितना कोरिलेशन है कि कंपनी से बोला कि चलो ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, इकोनॉमिक रूप से मान्यता तो कंपनी को 1600 में दे दी थी, पर अब एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीतिक रूप से मान्यता दे दी, चलो ठीक है अब तुम काम कर रहे हो, चलो मौज लो अब तुम, है ना। और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, मतलब भारत के अंदर सेंट्रलाइज पावर की नींव रखी कि भारत को अब सेंट्रलाइज करते हैं, मतलब सारा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ चलाएगा, सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होगी, इसकी तरफ नींव रखी, पूरा नहीं हुआ, नींव रखी। इस अधिनियम ने जो ये बोल रखा है केंद्रीकरण की नींव रखी। जो अब ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी की 1773 के अधिनियम ने वो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी है, कैसे साबित करोगे। पहला फैक्ट सुन लीजिए इसके बारे में आप, कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया। मद्रास और उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल बना दी, जिसे कलकत्ता काउंसिल के नाम से जानते हैं। और आप मान लीजिए जो बॉम्बे और मद्रास है, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, जो पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, अब उनको बंगाल के अधीन कर दिया कि बेटे आप बंगाल के अधीन हो, है ना, बंगाल के अधीन हो। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड बारिंगहस्टीन था। अब जो अभी देखिए, मैं एक बात देखिए आप, न्याय तो पहले भी होता होगा, कंपनी के लिए रूल एंड रेगुलेशन तो थे ना, पहले भी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन बनते होंगे, कहीं केस तो चलता होगा।
अब कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे थे, वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसने बोल दिया कंपनी के कर्मचारियों को, बेटा ना तो आप रिश्वत लोगे, ना आप अपना पर्सनल ट्रेड करोगे, और ना आप लोगे गिफ्ट, है ना। और इस अधिनियम ने, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, इस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, और उससे कंपनी पर अपना जो नियंत्रण है उसे थोड़ा उसमें कंट्रोल करना था। और इसने बोल दिया कि आप ना, इसने बोला कंपनी से, बेटे जो भी आपका रेवेन्यू हो रहा है, जो भी आपके सिविल मामले हैं, जो भी आपके मिलिट्री के मामले हैं, डिफेंस के मामले हैं, सैन्य मामले हैं, उसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें बेटे दे दो, जब बिट हो गया। इसने ये बोला। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसने क्या क्या बोला। देखो पहले तो हमने पढ़ रखा है, पहले हमने बोला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में पहला कदम, है ना। और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, और क्या था, और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, ये था। फिर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरिंग एक्टिंग था पहला, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य काउंसिल बना दी गई। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उसके अंदर कर दिया गया। और 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और 3 मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश बना दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया है ना। और बोल दिया, ये गवर्निंग बॉडी थी, और ये बोल दिया कि बेटे एक काम करो, और कंपनी से बोला कि बेटे एक काम करो कि ना, कि अब तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो, अपने पॉलिटिकल, सिविल एंड रेवेन्यू वो दो। और कंपनी के जो व्यापारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनसे बोल दिया बेटे अब आप पर्सनल ट्रेड, गिफ्ट एंड ब्राइब नहीं लोगे। ये हमारे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसको लेकर कुछ ब्रिटिश संसद को या कंपनी के कर्मचारियों को उसे लेकर उसमें कुछ संशोधन की बात सामने आई कि भैया इसमें कुछ संशोधन करते हैं, अब कुछ मामला अब कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि वो पहली बार किया गया था, और पहली बार जो चीज़ होती है तो पहली बार ही होती है। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे देखो, आप ये देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, आज का तत्कालीन सिस्टम है, देखो, उसको अगर कोई एग्जीक्यूटिव या कोई लेजिस्लेटिव कोई गलत काम करती है तो जुडिशरी उस पर चेक रखती है। पर 1773 के एक्ट के थ्रू, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, उस 1781 के एक्ट में बोल दिया कि भैया जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने जो काम कर दिए ना, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट से बोलते बेटे आप तो उस पर बाहर हो, आप उस पर ना कार्रवाई कर सकते हो, ना उस पर बात कर सकते हो, आपका कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करो। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। जो कंपनी के सेवक थे वो भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए। इस कानून में राजस्व संबंधी मामले अथवा राजस्व वसूली से मामले से, देखो, रेवेन्यू के मैटर भी बाहर कर दिए, रेवेन्यू के मैटर, और
और रिवेन्यू वसूलने के मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए। इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। देखो, अब ये हम सबको पता है कि बंगाल के अंदर जो नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कलकत्ता नहीं बनाया, कलकत्ता अंग्रेज़ों ने बनाया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद बनाया था, उन्होंने मुंगेर बनाया था, उन्होंने ढाका बनाया था। जो नया शहर बना कलकत्ता, जैसे कंपनी है, कलकत्ता एक पोर्ट बना, पोर्ट के साथ जो लोकल जनता आएगी, इन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकल जनता से बोला कि बेटे आप सब हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर आओगे, है ना। बताओ लोगों को कैसा लगता होगा कि हाँ भाई, आपको कैसा लगता है कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसने कहा है? उन्होंने कहा है, जो लोग लंदन में बैठे हैं, इन्होंने बोला कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आओगे, और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। देखो, इस कानून ने क्या किया, इस कानून ने जो गवर्नर जनरल था उसे पावरफुल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट का नाम का था, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी क्या है कि वो अपील सुने, पर इसने बोल दिया कि जो अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट के खिलाफ अपील करनी है तो आप गवर्नर जनरल की काउंसिल में करोगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करोगे। इस कानून ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिल के लिए नियम देखो, अब क्या हुआ, 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया ना, इस कानून में ये बोला गया कि ब्रदर, आप तो भैया सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया कि इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल से बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप इससे दूर जाओ, आप इनसे बात नहीं करोगे, आपसे बड़े हैं ये। देन जो कंपनी के सेवक थे उनसे बोल दिया कि भैया आप भी इनसे बात नहीं करो, ये भी आपसे बड़े हैं इन्होंने। और अगर रिवेन्यू से जुड़ा मैटर हो गया तो भी आप मत सुनो, रिवेन्यू से जुड़े मैटर मत सुनो, पैसे से जुड़े मैटर सुनोगे, हटो आप। बोला बस, इन्होंने बोला कि कलकत्ता के जो आम लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून। अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट के खिलाफ अपील करनी है तो आप गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में करोगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। प्रोविंशियल काउंसिल या प्रोविंशियल कोर्ट के लिए जो रूल बनाएगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। 1786 का अधिनियम, 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांगे रखी। अब क्या हुआ, 1786 का जो अधिनियम आया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो स्पेशल इसी के लिए था। देखो, जो 1786 का अधिनियम आया वो केवल इसी के लिए था। कॉर्नवालिस ने बोला कि भैया एक काम कर दो, कॉर्नवालिस ने बोला कि ना, उसने दो शर्तें रखी कि एक तो मुझे अपनी काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार दिया जाए, और दूसरी शर्त उसने रखी कि कमांडर एंड चीफ का पद भी भैया मुझे दे दिया जाए। इसके बाद 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट आता है ना, रेगुलेटिंग। देखो,
1773 का एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। देन जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की उसकी खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, है ना। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसने क्या किया, कंपनी के जो पॉलिटिकल मैटर थे और जो कमर्शियल मैटर थे वो अलग कर दिए गए। जैसा आइडियलिस्ट होना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल काम देखेंगे, आइडियलिज्म वो कमर्शियल लोग कमर्शियल काम देखेंगे। इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला भैया पॉलिटिकल मामले तो आप देखो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला, इसने इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोला भैया पॉलिटिकल मामले आप देखो। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बोल दिया कि बेटे एक काम करो, कमर्शियल मैटर आप देखो। अब इसके बीच में कंफ्यूजन होती है कि क्या क्या देखेगा। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके होते हैं, कंपनी के। कंपनी क्या करती है, कमर्शियल मैटर, है ना। कंपनी क्या करती है, कमर्शियल मैटर। और बोर्ड मतलब पॉलिटिकल चीज़। जैसे अगर जहाँ डायरेक्टर हो वहाँ कमर्शियल हो जाएगा, जहाँ बोर्ड होगा वहाँ पॉलिटिकल हो जाएगा। इसने, है ना, इसने क्या किया, ये दो ही चीज़ें हुई थी इसके अंदर। ये तो स्पेशली ये दो ही चीज़ें हुई थी। ये दो ही चीज़ें हुई थी।